एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए उर्दू पर अंतिम प्रहार होने वाला है। जी हाँ, अंतिम बार। आज के इस वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीट बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेते हैं तो समझिए कि उर्दू में आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। उर्दू में 25 में 25 आप बना कर आएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में उर्दू का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 10th क्लास के उर्दू के बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है और प्लस ग्रामर का क्वेश्चन रहता है। तो 10th क्लास का जो उर्दू का बुक है ना, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है उसका पूरा निचोड़ निकाल कर टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है, जिसकी संख्या 300 है। यानी कि आज के इस वीडियो में 10th क्लास का जो उर्दू का बुक है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ में उर्दू ग्रामर का भी क्वेश्चन होगा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये चुनिंदा है, यानी कि इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है वो। तो उर्दू के बुक से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस ग्रामर से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 340 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है। और इसी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को अंत तक बने रहना है, क्योंकि 340 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में तो थोड़ा समय लगता है ना। तो लास्ट तक आप लोगों को वीडियो में बने रहना है और पूरा कंप्लीट देखना है और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अपने एग्जाम से पहले जितना बार हो सके उतना बार आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, 3 बार 4 बार 5 बार, क्योंकि जो भी आप लोगों के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में उर्दू में क्वेश्चन छपेंगे ना, वो इसी वीडियो से रहेंगे। इसी वीडियो से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। ये चीज़ अपने माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रहे हैं। तो सोचिए इससे बाहर कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। ठीक है, तो उर्दू में 25 में 25 अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपका कमांड होना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑल उर्दू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, जिसमें उर्दू बुक और ग्रामर दोनों का शामिल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना। और स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। आज के इस वीडियो को स्टेटस तो ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धुआंधार, धमाकेदार और ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके स्टेटस ज़रूर लगा दीजिएगा। आप लोग के जितने भी छोटे बड़े भाई बहन रिश्तेदार हैं, ठीक है, जितने भी आप लोग के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, चारों तरफ शेयर कर दे, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। हाँ, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। लिखा हुआ है क्लास 10th उर्दू 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, और एक भी क्वेश्चन आप लोग को मिस नहीं करना है। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को देखना है ध्यान से, और हर एक क्वेश्चन को पढ़कर ध्यान से समझ कर आप लोगों को आंसर देना है, ताकि आप लोगों का लगभग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल 300 ऑब्जेक्टिव में से लगभग क्वेश्चन का आंसर सही हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? ऑप्शन ए में 1938, बी में 1939, सी में 1940 और डी में 1941। बताइए फटाफट आंसर आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए। शबनम कमाली कब पैदा हुए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1938 में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, यानी कि रियल नेम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है अहमद रज़ा, बी में है मुस्तफ़ा रज़ा, सी में है हसन रज़ा और डी में है एहसन रज़ा। देखिए बाहर से थोड़ी सी नॉइजिंग आ रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। शबनम कमाली का रियल नेम बताना है। देखिए ये 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो उर्दू के बुक से आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि 10th क्लास के उर्दू का जो बुक है उसका टोटल निचोड़ निकाल कर ये 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है। मतलब जितना बुक से हो सकता है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है। टोटल 300 तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ पहले ही कि आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। शबनम कमाली का रियल नेम है मुस्तफ़ा रज़ा। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया इस सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? ऑप्शन ए में है दरभंगा, बी में है सीतामढ़ी, सी में है मधुबनी और डी में है मुजफ्फरपुर। फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होगा। शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी सीतामढ़ी जिला में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कायनात की तख्लीक किसने की?
ऑप्शन ए में है इंसानों ने, बी में है फरिश्तों ने, सी में है खुदा ने और डी में है पैगंबरों ने। 10th क्लास की उर्दू के बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसी से ये क्वेश्चन है। अभी चैप्टर नंबर 1 से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिर इसी तरह चैप्टर 2, चैप्टर 3 चैप्टर वाइज करके हर एक चैप्टर का टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये उठाया गया है। तो बताइए, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। कायनात को किसने बनाया, इस पूरी दुनिया को किसने बनाया है? आप जानते हैं खुदा ने। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, खुदा ने इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? तो इनका तखल्लुस है शबनम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? तो इनका ताल्लुक जो है ना बिहार रियासत से है, बिहार राज्य से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? अब देखिए, यहाँ से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। 10th क्लास की उर्दू के बुक का जो दूसरा चैप्टर है भाभी जान और उसके राइटर है सुहेल अजीम आबादी, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो सबसे पहला सवाल क्या है यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था मुजीबुर रहमान, या फिर इनका असल नाम, रियल नेम भी मुजीबुर रहमान ही था। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रही हूँ तो वीडियो की स्पीड घटा लीजिएगा। मतलब जिस भी तरीके से हो सके आप लोग को कंप्लीट वीडियो को देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या था? तो इनका तखल्लुस था सुहेल, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, धीरे से टिक कीजिए। अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश हुई थी पटना में। फटाफट आगे बढ़ते हैं। टोटल 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद से ग्रामर का भी करने वाले हैं हम लोग और फिर उसके बाद से हिंदी का भी करना है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि समय कम लूँ और ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट नॉलेज दे पाऊँ। ठीक है। 10वां सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है तिनकों का सहारा, बी में है डायन, सी में है चार चेहरे और डी में है दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चार चेहरे। इनके पहले अफसानवी मजमूए यानी कि कहानी की किताब का नाम है चार चेहरे। 11वां सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए में 1910, बी में 1911, सी में 1912 और डी में 1913। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर सवाल है कि सुहेल साहब का आबाई वतन क्या है? तो इनका आबाई वतन है पटना। पटना में पैदाइश भी हुई थी और इनका आबाई वतन वही था। सुहेल अजीम आबादी ने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तो वो अपने गांव के मौलिम से हासिल किए थे। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है अपने गांव के मौलिम से, तो ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितने साल की उम्र में सुहेल साहब के वालिद का इंतकाल हो गया? देखिए, मैं फास्ट करा रही हूँ इसलिए कि ताकि कम समय में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर ले, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। इसी वजह से मैं फास्ट करा रही हूँ और आप लोग फास्ट आंसर भी दीजिए। ठीक है। तो कितने साल की उम्र में सुहेल साहब का इंतकाल हो गया था? मतलब सुहेल साहब के वालिद का, सॉरी वालिद का, यहाँ पर पिताजी का, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनके वालिद यानी कि पिताजी का इंतकाल हो गया था? तो वो 1 साल के थे तभी उनके पिताजी का इंतकाल हो गया। 15 नंबर सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ मुलाजमत किए? ऑप्शन ए में है मदरसा में, बी में ऑल इंडिया रेडियो में, सी में है फौज में और डी में है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया रेडियो में ये मुलाजमत किए थे, नौकरी किए थे। 16 नंबर प्रश्न आ चुका है कि सुहेल अजीम आबादी का पहला अफसानवी मजमुआ चार चेहरे कब शाये किया गया? ये कहानी का किताब कब शाये किया गया? तो याद रखना है, इसको आज़ादी के बाद प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम क्या है? नावल का नाम बताना है। ऑप्शन ए में है आँख मिचौली, बी में है पूस की रात, सी में आदमी के रूप और डी में है बेजड़ के पौधे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बेजड़ के पौधे। यही है इनका लिखा हुआ नावल। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमुआ की तादाद कितनी थी? मतलब ये कितने टोटल कहानी की किताब लिखे? तो टोटल 125, तकरीबन 125 आप यूँ कह सकते हैं, 125 इन्होंने कहानी की किताब लिखे थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि सुहेल साहब का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हो गया था 1980 में। 20 नंबर सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी किस अखबार का इजरा किए? तो वो अखबार का नाम था साथी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि फ़रार किसका अफसाना है? तो फ़रार आप लोग जानते हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है, यानी कि मेन कैरेक्टर कौन है? तो महमूद रहता है मेन कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1910 ईस्वी को,
1910 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस, सिर्फ एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा टाइप हो गया, ये नहीं रहेगा, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में ही इनकी पैदाइश हुई थी। सुहेल अजीम आबादी की भी पटना में और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की भी पटना में ही। 25 नंबर प्रश्न है कि सोहेल नहीं, मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है उनके वालिद का नाम क्या था, यहाँ पर उनके पिताजी का नाम बताना है। तो मोहसिन साहब के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किसके प्रोफेसर थे, तो वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ, तो इनका इंतकाल हो गया था 2002 ईस्वी में। 28 नंबर सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो जी हाँ, वो नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी पर महारत रखते थे, उनको महारत हासिल थी, इनफैक्ट वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी थे। अगला सवाल है कि नफ्सियाती जाविये के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। नफ्सियाती जाविये, नफ्सियात जहाँ पर नाम दिखाई देगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, धीरे से टिक करना है, ठीक है। 30 नंबर सवाल है कि मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है, तो इनके अफसानवी मजमुए यानी कि कहानी की किताब का नाम है अनोखी मुस्कुराहट, याद रखिएगा। 30 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के एक शेरी मजमुआ का नाम क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, शेरी एन रहेगा। शेरी मजमुआ का नाम क्या है, यानी कि शेर व शायरी की किताब का नाम बताना है मोहम्मद मोहसिन साहब का। ऑप्शन ए में है नफ्सियाती जाविये, बी में है अनोखी मुस्कुराहट, सी में ज़ख्म के फूल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ज़ख्म के फूल। ये एक शेर व शायरी का किताब है जो कि मोहम्मद मोहसिन द्वारा लिखा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस साल मोहम्मद मोहसिन अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा अदा किए, तो वो 1973 में हज का ये फ़र्ज़ अदा किए थे। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कहाँ हुआ, तो उनका इंतकाल हो गया था दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं फटाफट, अगला सवाल है कि मोहम्मद मोहसिन के कितने औलाद थे, तो उनकी औलादों की संख्या 7 थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, महमूद आगे चलकर क्या बन गया, ऑप्शन ए में इंस्पेक्टर, बी में है डिप्टी कलेक्टर, सी में इंजीनियर और डी में है क्लर्क। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। उसके बाद से तो इसके चारों तरफ शादी के लिए जो है ना लड़कियों की लाइन लग जाती है, ठीक है। इसी वजह से मैं आप सभी लोगों को भी कहती हूँ, पहले कुछ बन जाइए, उसके बाद से ये जो है ना इस तरह के मामले में पड़िएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, महमूद जो है ना ये रास्ते से भटकता नहीं है, यहाँ तक कि इसके दोस्त भटकाने की कोशिश करते हैं, लव लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भटकता नहीं है, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और पहले बन जाता है, कुछ डिप्टी कलेक्टर बन जाता है, और तब तो लड़कियों की लाइन लग जाती है, ठीक है। तब सोचिए कितनी खुशी मिली होगी इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि कमर जहाँ की तारीख़ पैदाइश क्या है, यानी कि आप लोगों को बताना है कि कमर जहाँ किस सन में पैदा हुए। ऑप्शन ए में 1950, बी में 1951, सी में 1953 और डी में 1954। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल है सवाल नंबर 37 कि कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िले से है। तो कमर जहाँ का ताल्लुक जो है ना बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है। ऑप्शन ए में सैयद अताउल हक, बी में अनवारुल हक, सी में सैयद रज़ाउल हक और डी में सैयद ज़ियाउल हक। इसका सही जवाब होगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, सैयद अताउल हक इज़ द करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कमर जहाँ का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से है। तो कमर जहाँ का ताल्लुक जो था वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से था, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कि पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहाँ ने किस सब्जेक्ट में एमए और पीएचडी की। तो वो जिस सब्जेक्ट में एमए और पीएचडी, मतलब आप यही कह सकते हैं कि एमए और पीएचडी, एक मिनट रुक जाए, एमए और पीएचडी किया गया था उर्दू सब्जेक्ट में, जी हाँ। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि बिल्कुल सही जवाब, उर्दू में एमए और पीएचडी किया गया था, ठीक है। मतलब कमर जहाँ जो है ना
ये उर्दू में एमए और पीएचडी किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है कि कटी हुई शाख किसका अफसाना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कमर जहाँ। क से कटी हुई शाख और क से कमर जहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कि कमर जहाँ का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। तो इनके पहला कहानी का किताब का नाम है जुनून वफ़ा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, धीरे से टिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थी। तो ये उस्ताद थी यानी कि टीचर थी भागलपुर यूनिवर्सिटी में, और इनका ताल्लुक भी भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही था। निगार अजीम का असल नाम आप लोग को बताना है, रियल नेम। तो उनका रियल नेम है मलिका महरनिगार। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आशियाना। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जुनून वफ़ा की इशाअत कब हुई, यानी कि इसको कब प्रकाशित किया गया। तो इसको प्रकाशित किया गया था 1966 में। अगला सवाल, कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए, यानी कि कहानी के किताब का नाम बताना है। ऑप्शन ए में है चार चेहरे, बी में है आँख मिचौली, सी में है अनोखी मुस्कुराहट और डी में है चारागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारागर इज़ द करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निगार अजीम ने किस मजमून में एमए किया। ऑप्शन ए में है अरबी और फ़ारसी, बी में है उर्दू और फ़ारसी, सी में है अरबी और उर्दू और डी में है उर्दू और हिंदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू और फ़ारसी। इसी सब्जेक्ट से उन्होंने एमए किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कमर जहाँ अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से की। तो ये अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ की थी सुंदरवती महिला कॉलेज से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं और सवाल है कि निगार अजीम किस कॉलेज से पीएचडी की डिग्री हासिल की। तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये किया गया, यानी कि इसको कब प्रकाशित किया गया। तो ये प्रकाशित हुआ था, याद रखना है, 1999 में। 52 नंबर क्वेश्चन कि निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है। तो ये एक नफ्सियाती अफसाना है, यानी कि साइकोलॉजिकल स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निगार अजीम के सफ़रनामे का क्या नाम है। ऑप्शन ए में है अपनी तलाश में, बी में है तलाश बहारा, यहाँ पर तलाश टाइप होना, मतलब तलाश टाइप होना छूट गया है, यहाँ पर तलाश होना चाहिए, तलाश बहारा। और सी में गर्द आवारगी और डी में है यादों की बारात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्द आवारगी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इनके सफ़रनामे का नाम है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निगार अजीम के पहले अफसाने का नाम क्या है। तो इनके पहले कहानी का नाम है अक्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये एक संगीन यानी कि सीरियस मसला है। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2007 में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% का इजाफा हुआ है। ठीक है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 बरस में कितना बढ़ गया है, यानी कि ज़मीन का, पृथ्वी का टेम्परेचर पिछले 100 सालों में कितना बढ़ गया है, आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है। ऑप्शन ए में 149%, बी में 31%, सी में है 3% और डी में है 79%। ठीक है, तो मीथेन गैस में याद रखना है 149% का इजाफा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है कि बाल व ज्ञान कांग्रेस 2007 ईस्वी हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाक़द हुआ था। तो ये दीमापुर में मुनाक़द किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा, दीमापुर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन गैस की पैदावार है। ऑप्शन ए में है धान के खेत, बी में है कागज़ को जलाना, सी में है जंगलों को कटने से रोकना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन गैस की पैदावार है धान के खेत
यानी कि धान के खेत से ज़्यादातर मीथेन गैस निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अमेरिका के साबिक नायब सदर कौन थे? ऑप्शन ए में है एल गोरे। तो जी हाँ, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल गोरे इज़ द करेक्ट आंसर। बाल विज्ञान कांग्रेस के क्या मौजूआत थे, यानी कि किस टॉपिक पर ये कॉन्फ्रेंस किया गया था? तो पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों मौजूआत थे इस कॉन्फ्रेंस के। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, इसको धीरे से टिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विज्ञान कांग्रेस के 5 दिनों का कॉन्फ्रेंस में कितने तलबा व तलबात को शिरकत करने का मौका दिया गया था? यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 5 दिनों का, इसमें कितने छात्र और छात्रा को शिरकत करने का मौका दिया गया था? तो याद रखना है 556। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 65 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने असातिज़ा हिस्सा लिए, यानी कि कितने टीचर हिस्सा लिए थे, कितने उस्ताद थे? तो उस्ताद की संख्या 1165 थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? तो सर सैयद अहमद ख़ां के वालिद का नाम था मीर मुतकी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो याद रखना है, इनका जो मजमून है रया, वो हम लोग के सिलेबस में है, यानी कि 10th क्लास के उर्दू के बुक में दिया गया है। रया नाम का ये चैप्टर जो कि मजमून है सर सैयद अहमद ख़ां का लिखा हुआ। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आप लोग जानते हैं इनका जो अफसाना है कटी हुई शाख, ये हम लोग के सिलेबस में है। सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश कब हुई थी? तो उनकी पैदाइश हुई थी 1817 में। सर सैयद के वालिदा का नाम क्या था, यानी कि माँ का नाम आप लोगों को बताना है। उनकी माँ का नाम था अजीज़ुन्निसा बेगम। सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो वो अलीगढ़ में कायम किए रहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब कायम किया गया, इनकी इसको कब स्थापित किया गया? तो इसको स्थापित किया गया था, कायम किया गया था 1878 में ही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बी में है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो जी हाँ, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यही था अलीगढ़ का पुराना नाम। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि असारिल सनादीद किसकी तसनीफ़ है? तो ये तसनीफ़ है, यानी कि क्रिएशन है सर सैयद अहमद ख़ां का। सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब कब मिला? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 में ही इनको सर का खिताब मिला था और 1878 में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया गया था, याद रखना है। इंग्लिस्तान से वापस आकर सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया, यानी कि कौन सा पत्रिका ये जारी किए थे? तो उस पत्रिका का नाम था तहज़ीबुल अखलाक। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, यानी कि ये जो मजमून है इसके लिखने वाले कौन है? तो वो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1862 ईस्वी में सर सैयद ने गाज़ीपुर में कौन सी सोसाइटी बनाई थी? तो वो साइंटिफिक सोसाइटी बनाए थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक सोसाइटी इज़ द करेक्ट आंसर। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो ये एक तनकीदी मजमून है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए? तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई थी 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि अदब के पहचान के मजमून निगार कौन है? तो वो अब्दुल मुगनी ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है? ऑप्शन ए में है खुशबू, बी में है आब हयात, सी में है जादू एतदाल और डी में है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जादू एतदाल। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल मुगनी के वालिद यानी कि पिताजी का नाम बताना है। तो उनके पिताजी का नाम था अब्दुल रऊफ़। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? ऑप्शन ए में है मदरसा शमसुल हुदा, बी में है मदरसा इमदादिया, सी में है मदरसा सुलेमानिया और डी में है मदरसा अनवारुल उलूम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मदरसा शमसुल हुदा में अब्दुल मुगनी जो है वो तालीम हासिल किए थे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ?
तो इनका इंतकाल हो गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भीमराव अंबेडकर की वालिदा यानी कि माँ का नाम आप लोगों को बताना है और उनकी माँ का नाम था भीमबाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आप लोगों को दिख जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी 1891 इज द करेक्ट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे। तो वो फौज के मेजर पोस्ट से यानी कि मेजर के ओहदे से रिटायर हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भीमराव की शादी किससे हुई। तो उनकी शादी हुई थी रामाबाई से। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि लाइक कर दे फटाफट वीडियो को, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दे फटाफट जितना ज़्यादा हो सके। आज के इस वीडियो को आप लोग को दबा कर जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। 90 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर ये फायज हुए थे। तो ये आज़ाद हिंदुस्तान के वजीर कानून के ओहदे पर फायज हुए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव का इंतकाल कब हुआ। तो उनका इंतकाल हो गया था 1956। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया, यानी कि अपनी नौकरी की शुरुआत किस कॉलेज से किए थे। तो सबसे पहली बार वो नौकरी किए थे पटना कॉलेज में। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल मुगनी कहाँ पैदा हुए। तो इनकी पैदाइश हुई थी औरंगाबाद में। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तालीम कहाँ तक है। ऑप्शन ए में 8वीं दर्जा, बी में है मैट्रिक, सी में इंटर और डी में है आलिम। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तालीम हासिल हुई थी आलिम तक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किसको नज़र की मुलाजमत से, एक मिनट यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस कॉलेज की मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। तो ऑप्शन ए में है बीएन कॉलेज, बी में है पटना कॉलेज, सी में है फ्लोरेंस कॉलेज और डी में है कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बीएन कॉलेज में ये मुलाजमत कर रहे थे और वहीं से ये सुबुकदोश हुए, ठीक है। दर्ज झैल में कौन अब्दुल मुगनी की किताब नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सी किताब अब्दुल मुगनी की नहीं है। ऑप्शन ए में जादू एतदाल, बी में नुक्ता नज़र, सी में तश्कील जदीद और डी में गर्द आवारगी। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी गर्द आवारगी जो है ना ये अब्दुल मुगनी का किताब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश हुई थी महू सेंट्रल इंडिया में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भीमराव के वालिद यानी कि पिताजी का नाम क्या है। तो उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव को सभी लोग बचपन में क्या कहकर पुकारते थे। तो उनको भीमा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ पर गलती से रे टाइप हो गया, ये रे नहीं रहेगा, उनको भीमा कहकर पुकारा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव के दादाजी कहाँ के रहने वाले थे। तो उनके दादाजी जो थे वो अम्बावाड़े के रहने वाले थे और इसी वजह से भीमराव अंबेडकर जो है ना वो उनको सरनेम मिला था अम्बावाडेकर। तो अम्बावाडेकर ये बोलने में सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था तो ये अम्बावाडेकर हटाकर अंबेडकर लगा दिए अपना सरनेम। तो इसी वजह से भीमराव अंबेडकर के नाम से ये मशहूर हो गए, ठीक है। 1 से 1 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर आगरा से चलकर कौन से मज़हब को इख्तियार कर लिए। तो वो बुद्ध मजहब को इख्तियार कर लिए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया। तो वो एडमिशन लिए थे एल्फिंस्टन कॉलेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई। तो उनकी पैदाइश हुई थी 1941 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के एमएलए रहे। तो वो जिस पार्टी के एमएलए थे उस पार्टी का नाम था राजद पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 105 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसुर क्या है। तो जी हाँ, स्टेज है। स्टेज के बिना आप ड्रामा दिखा ही नहीं सकते, इसी वजह से स्टेज क्या है, ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसुर है। लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो इनका मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर,
ये जो है हम लोग के सिलेबस में है। ठीक है, लुत्फ़ुर रहमान के वालिद यानी कि पिताजी का नाम क्या था, तो उनके पिताजी का नाम था अब्दुल गफ़ूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई, तो उनकी पैदाइश हुई थी बनियारपुर में। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, धीरे से टिक कीजिए। 109 नंबर क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है, तो उनका आबाई वतन है दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी। सोचिए, इतने बड़े साइंटिस्ट की पैदाइश, हम लोग का प्यारा सा जो हिंदुस्तान का एक प्यारा सा राज्य है बिहार, वहीं पर आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी, सोचिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेसिमल की खोज किसने की। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने। और पृथ्वी गोल है, ये भी लोगों को आर्यभट्ट ने ही साबित करके बताया था। 11 नंबर 1 से 11 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया, यानी कि अपना ये रिसर्च सेंटर कहाँ खोले थे, कहाँ स्थापित किए थे, तो वो स्थापित किए थे तरेगना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 112 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, याद रखना है सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था, तो गुप्त अहद से था, यानी कि गुप्त दौर से था, जिसको सुनहरा दौर कहा जाता है। लुत्फ़ुर रहमान के वालिदा का नाम आप लोग को बताना है, और उनके वालिदा का नाम था बीबी आमिना खातून। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में कौन लुत्फ़ुर रहमान की लिखी हुई शायरी का मजमुआ नहीं है, यानी कि शेर व शायरी का किताब नहीं है। ऑप्शन ए में है ताजगी बरगनवा, बी में है बोसैनम, सी में है सनम आशना, और डी में है नक्द निगाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नक्द निगाह। ये जो है ना, ये शेर व शायरी का किताब लुत्फ़ुर रहमान द्वारा नहीं लिखा गया है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुर रहमान के मजमून निगारी के अलावा, लुत्फ़ुर रहमान जो है ना, वो उनका मजमून निगारी के अलावा क्या मखसूस मौज़ूआत रहे। तो देखिए, तनकीद भी लिखा करते थे वो, शायरी भी किए थे, और अफसाना निगारी भी किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सभी ये काम किए थे। आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुर रहमान अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज़ किस यूनिवर्सिटी से किए, यानी कि अपने टीचिंग सर्विस की शुरुआत किस यूनिवर्सिटी से किए थे, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से किए थे। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, तो आर्यभट्ट जो थे वो पाइथागोरस की रहनुमाई किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, पाइथागोरस। 119 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई, तो इनकी पैदाइश हुई थी 476 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट। अगला सवाल है कि निज़ाम इशारिया की तलाश किसने की, यानी कि वही डेसिमल सिस्टम की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट ने की थी। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, धीरे से टिक कीजिए। 1 से 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी सैयारा या सितारा पर जज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रहण, यानी कि किसी प्लानेट का किसी दूसरे प्लानेट पर जज़्वी यानी कि आधा या फिर मुकम्मल परछाई पड़ना ही क्या कहलाता है, ग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो 1 से 21 का ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, ग्रहण, जिसको हिंदी में ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में है जून 2008, बी में है जुलाई 2009, सी में है अगस्त 2011, और डी में सितंबर 2003। तो 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगा था, वो लगा था जुलाई 2009 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है कि नासा के एक साइंसदान जो 2009 ईस्वी में पेश आने वाले सूरज ग्रहण पर 20 सालों तक तहकीकी काम करते रहे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जे एंडरसन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। जे एंडरसन ने 2008 में कितने सफ़ात पर तफसीली रिपोर्ट पेश किए थे, यानी कि कितने पेज पर वो तफसीली रिपोर्ट एक पेश किए थे, मतलब कि कितने पेज का, तो वो 300, जी हाँ 124 का। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, 300 नहीं होगा, 200, तकरीबन 200 सफ़ात था, यानी कि उसमें 200 पेज था जो वो रिपोर्ट पेश किए थे। तो उस रिपोर्ट में टोटल 200 पेज थे, यानी कि 200 सफ़ात पर उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट पेश की थी। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, सॉरी यहाँ पर मैं डी लिख दी हूँ, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
सी इज़ द करेक्ट आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन है कि जे एंडरसन के रिपोर्ट के मुताबिक 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण के मुशाहदा के लिए मुनासिब तरीन मुकाम क्या था। यानी कि 2009 में जो सूरज ग्रहण लगने वाला था उसको देखने के लिए सबसे मुनासिब तरीन जगह कौन सा था, तो वो था तरेगना, जहाँ पर आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह खोला था, तजर्बागाह कायम किया था। तो जब तरेगना की बात आई तो आर्यभट्ट का भी नाम जो है ना वो भरकर सामने आया। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन है कि तरेगना का मानी क्या है, तो याद रखिएगा तरेगना का मतलब होता है तारे गिनना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 127 नंबर क्वेश्चन है कि 2009 ईस्वी का सूरज ग्रहण कितने बजे पेश आने वाला था, यानी कि कितना बजे लगने वाला था, तो सुबह 5:29 पर ये लगने वाला था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है कि तरेगना से दक्कन जानिब कितने किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। तरेगना पटना से, सॉरी, तरेगना जो है ये पटना से दक्कन जानिब कितने किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है तरेगना। ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन कि जब चांद का साया सूरज पर पड़ता है तो कौन सा ग्रहण लगता है। तो अब विजुअली बात है, चांद का साया यानी कि चांद की परछाई जब सूरज पर पड़ेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सूरज ग्रहण करेंगे, क्योंकि सूरज ढका हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि तोप्तल नसूह किसका नाविल है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद की ये नाविल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट आगे बढ़ते हैं, 131 नंबर क्वेश्चन है कि नज़ीर अहमद के पहले नाविल का नाम क्या है। तो उनके पहले नाविल का नाम है मिरातुल उरूस। ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को। 132 नंबर क्वेश्चन है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, और सही जवाब होगा 1836। अगला सवाल है कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे। तो अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे थे। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ, तो 1910 में उनका इंतकाल हुआ था। नज़ीर अहमद की पैदाइश यूपी के किस ज़िले में हुई, तो उनकी पैदाइश यूपी के बिजनौर ज़िले में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फहमीदा नसूह की कौन थी, तो फहमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी, मंझली बेटी आप यूँ कह सकते हैं कि, और इसी वजह से चैप्टर के टाइटल का नाम है, यानी कि चैप्टर का टाइटल है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ठीक है, हमीदा नसूह की कौन थी, देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया है, तो हमीदा जो थी वो नसूह की बेटी थी। ठीक है, अगला सवाल है कि नज़ीर अहमद कितने साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो वो अभी 13 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था, तो उनके पिताजी का नाम था सआदत अली। ठीक है, 140 नंबर प्रश्न है कि अरबी और फ़ारसी की तालीम नज़ीर अहमद को किससे हासिल हुई। तो वो अपने वालिद सआदत अली से ही अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल किए थे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद को कितने रुपए माहवार मिलता था, यानी कि कितने रुपए उनका मंथली इनकम था, कितना रुपये मंथली उनको कितना महीना मिलता था, आप ये कह सकते हैं कि। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 40 रुपये उनको माहवार मिलता था। अगला सवाल है कि नज़ीर अहमद कहाँ के डिप्टी इंस्पेक्टर हुए थे। तो वो कानपुर के डिप्टी इंस्पेक्टर हुए थे। ऑप्शन नंबर ए में है कानपुर। धीरे से टिक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है। तो उर्दू के पहले नाविल निगार है डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगला सवाल, और यहाँ पर ज़रा फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में भी जान लीजिए। फ़रहतुल्लाह बेग जो है ना, ये उर्दू के पहले खाका निगार हैं, और इनका लिखा हुआ जो खाका होगा वही तो पहला खाका कहलाएगा ना। तो पहले खाका का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। ठीक है, तो याद रखिएगा उर्दू का पहला खाका का क्या नाम है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। और पहले खाका निगार कौन है, फ़रहतुल्लाह बेग। और उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है, नज़ीर अहमद। और पहला नाविल कौन है, तो मिरातुल उरूस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 144 नंबर क्वेश्चन है कि मिरातुल उरूस की इशाअत कब हुई, यानी कि इसको कब प्रकाशित किया गया। तो इसको प्रकाशित किया गया था 1869 में। ठीक है, अकबरी और असगरी किस नाविल के किरदार हैं। तो अकबरी और असगरी जो है वो मिरातुल उरूस नाविल के किरदार हैं, यानी कि कैरेक्टर हैं। तोप्तल नसूह की इशाअत कब हुई, यानी कि इसको प्रकाशित किया गया था 1877 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। नज़ीर अहमद के आखिरी नाविल का नाम आप लोग को बताना है, और उनके आखिरी नाविल का नाम है रुवाए सादका। ठीक है,
अगला सवाल है कि रिवायत सादका को कब शाये किया गया, यानी कि इसको कब प्रकाशित किया गया, तो इसको प्रकाशित किया गया था 1884 में। दर्ज झैल में से कौन नज़ीर अहमद का नाविल नहीं है? ऑप्शन ए में है फसाना मुब्तला, बी में है मिरातुल उरूस, सी में है जादू एतदाल और डी में इब्नुल वक्त। तो यहाँ पर जो जादू एतदाल है ना, ये नज़ीर अहमद का नाविल नहीं है, इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 150 नंबर प्रश्न है, यानी कि और मात्र 150 बचा हुआ है। आप लोग बने रहे वीडियो में पूरा। अब हम लोग अपने मंजिल के बहुत करीब है, आधा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और मात्र आधा बचा हुआ है, यानी कि 150 यहाँ पर कंप्लीट हुआ और 150 बचा हुआ है। तो आप लोग जुड़े रहें, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि फास्ट ही कराऊँ। कितने साल की उम्र में नज़ीर अहमद का इंतकाल हो गया? तो 74 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। अब देखिए 151 नंबर क्वेश्चन है कि गालिब की पैदाइश कब हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी 1797 ईस्वी में। आगे बढ़ा जाए, 152 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब किस शहर में पैदा हुए? तो याद रखना है वो आगरा शहर में पैदा हुए थे। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, अब्दुल्लाह बेग था। और उनकी माँ का नाम क्या था? तो इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। खुतूत गालिब के एक मजमुआ का नाम बताइए, यानी कि गालिब के ख़त के किताब का नाम आप लोग को बताना है। उनके 2 ख़त की किताब है, पहला है उद हिंदी और दूसरा है उर्दू मोहल्ला। तो ऑप्शन में उद हिंदी दिया गया है, इसको धीरे से टिक कर दीजिए। अगर ऑप्शन में उर्दू मोहल्ला दिया रहता तो आप लोग उर्दू मोहल्ला टिक करते। 155 नंबर क्वेश्चन है कि शामिल निसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातिब किया है? तो शामिल निसाब ख़त में गालिब जो हैं वो मुखातिब किए हैं करामत हुसैन हमदानी को, यानी कि जो ख़त लिखा गया है वो करामत हुसैन हमदानी के नाम लिखा गया है। अगला सवाल है कि मैंने वह अंदाज़ तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है? तो याद रखिएगा ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा गालिब का। बहुत सारे स्टूडेंट सर सैयद अहमद खां और गालिब में कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर वो सर सैयद लगाकर चले जाते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आए वहाँ पर आप लोग को सर सैयद लगाना है, यानी कि सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन रही बात मिर्ज़ा गालिब की, तो मिर्ज़ा गालिब का ही ये कहा हुआ है, उन्हीं का कौल है कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। ये खतूत के बारे में वो कहे हैं, क्योंकि इनके खतूत को आप लोग को पढ़ेंगे तो फॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलेगा ही नहीं। मतलब कि जिस तरह से हम लोग नॉर्मली अपने दोस्तों से बात कहते हैं उसी तरीके से ये खतूत यानी कि ख़त भी लिखा करते थे। ठीक है, मतलब कि इनका जो लिखने का अंदाज़ था वो बिल्कुल आप यूँ कह सकते हैं, ऐसा पढ़कर लगता ही नहीं था कि हम कोई ख़त पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता था कि हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या फिर जिसके पास ख़त लिखा गया है उससे हम बात कर रहे हैं। इसी वजह से मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि मैंने वह अंदाज़ तहरीर इजाद किया है, यानी कि मैं लिखने का वह अंदाज़ इजाद किया हूँ कि मुरासला को मैंने मुकालमा बना दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन है कि गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गालिब का मज़ार कहाँ है? तो मिर्ज़ा गालिब का मज़ार है, याद रखिएगा, दिल्ली में। मिर्ज़ा गालिब की ही ना वो शायरी है कि गंदे लिबास देखकर तू फैसला न कर, ये कौन सा दरख्त है फल बताएगा। मिर्ज़ा गालिब जो है ना, ये अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए थे। इनके ज़िंदगी में अगर इतनी ज़्यादा दुख और दर्द परेशानियां नहीं होती ना, तो शायद इतने अच्छे अशार भी इनके ज़ुबान से नहीं निकलते। ठीक है, तो इतने बड़े ये मशहूर शायर हैं और इतना मशहूर और मकबूल होने के पीछे का रीज़न है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ थी और इसी वजह से इनके ज़ुबान से भी बहुत ही फेमस, मशहूर व मकबूल तरीन शायरी निकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं का, मिर्ज़ा गालिब का ही एक शेर है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता भी देना चाहती हूँ कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, लूटा मुझको होनी ने, डुबोया मुझको होनी ने, न होता मैं तो क्या होता। तो ये जो शेर है ये भी मिर्ज़ा गालिब का ही है। ये अपने ज़िंदगी की परेशानियों से जो है ना पूरी तरीके से उग गए थे और जिसकी वजह से ये शायरी लिखे थे, मतलब ये शेर पढ़े थे कि न होता मैं तो क्या होता, मतलब कि डुबोया मुझको होनी ने, न होता मैं तो क्या होता। ठीक है, 159 नंबर सवाल को देखते हैं। गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो वो तकरीबन 900 खतूत लिखे थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा 159 का? ऑप्शन नंबर सी, तकरीबन 900।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन कि गालिब के खतूत के किसी एक मजमुआ का नाम बताइए। तो मिर्ज़ा गालिब के खतूत का एक मजमुआ, दो मजमुआ यानी कि दो किताबें, एक है उर्दू मोल्ला, दूसरा ऊद हिंदी। तो ऊद हिंदी तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, उर्दू मोल्ला दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसको धीरे से टिक कर दीजिए। 161 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा गालिब का पहले पहल तखल्लुस क्या था। तो इनका पहले पहल तखल्लुस था असद, और फिर बाद में ये बदल दिए और गालिब लगाना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए अगला सवाल पूछा गया है कि मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस क्या है, तो गालिब, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहले पहल पूछेगा तब असद लगाना है, और सिर्फ पूछेगा कि मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस क्या है तब आप लोग को गालिब बताना है। गालिब की शादी किससे हुई थी, तो याद रखना है मिर्ज़ा गालिब की शादी उमराव बेगम से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मिर्ज़ा गालिब के वालिदा का नाम क्या था, तो उनके वालिदा का नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गालिब के चचा का नाम क्या था, तो मिर्ज़ा गालिब के चचा का नाम था नसरुल्लाह बेग। देन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि कितने साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब की शादी हो गई। ऑप्शन ए में है 13, बी में है 14, सी में है 15 और डी में है 16। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि शहबाज की पैदाइश किस सूबे में हुई। तो अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश हुई थी बिहार में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी है मतलब जो बिहार से रिलेटेड है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि शहबाज का ताल्लुक या फिर शबनम कुमारी का ताल्लुक किस रियासत से है, तो बिहार रियासत से है। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई, तो उनकी भी पैदाइश बिहार में हुई थी। अभी देखिए शहबाज की पैदाइश किस सूबे में हुई, तो बिहार में हुई। तो जो बिहार से रिलेटेड है उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो बिहार से रिलेटेड है उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शहबाज की पैदाइश किस साल हुई, तो उनकी पैदाइश हुई थी 1860 में। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ़ का नाम आप लोगों को बताना है, और तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ़ का नाम है अब्दुल गफूर शहबाज। देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 170 नंबर क्वेश्चन है कि निसाब में शामिल ख़त में शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है, उस बेटी का नाम बताइए। यानी कि शहबाज की बेटी का नाम आप लोगों को बताना है, और उनकी बेटी का नाम है सुगरा। ठीक है, अपनी बेटी सुगरा के नाम वो ख़त लिखे रहते हैं। अगला सवाल है कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए, तो मेहदी अफादी की पैदाइश हुई थी गोरखपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, यानी कि उनका रियल नेम, तो उनका रियल नेम है मेहदी हसन। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख जा रहा है। अगला सवाल 173 नंबर कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की, तो मेहदी अफादी शादी किए थे तीन शादियाँ किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मेहदी अफादी ने ज़ेर निसाब ख़त में किसको मुखातिब किया है, यानी कि वो जो ख़त लिखे हैं वो किसके लिए ख़त लिखे हैं, किसको ख़त लिखे हैं, तो वो अपने दोस्त मकबूल अहमद समदानी के नाम ख़त लिखे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 175 नंबर सवाल है कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी, तो मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान में महारत हासिल थी। अगला सवाल है 176 नंबर क्वेश्चन कि बेदी से इंटरव्यू किसने लिया, तो दो लोग लिए रहते हैं, इस्मत चुगताई और फैयाज़ रिफ़त। तो ऑप्शन में फैयाज़ रिफ़त नहीं है, इस्मत चुगताई है, तो इनको धीरे से टिक कर दीजिएगा। अगर इस्मत चुगताई नहीं दिया रहता, फैयाज़ रिफ़त दिया रहता, तो उसको आप लोग टिक करते। बेदी के पहले अफसाने का नाम बताइए, तो राजेंद्र सिंह बेदी के पहले कहानी का नाम है महारानी का तोहफ़ा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 178 नंबर क्वेश्चन कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश किस शहर में हुई, तो उनकी पैदाइश हुई थी लाहौर में। अगला सवाल है कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है, तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। बेदी का इंतकाल कब हुआ, तो बेदी का इंतकाल हो गया था 1984 ईस्वी में। चकबस्त की पैदाइश कब हुई, चकबस्त की पैदाइश हुई थी 1882 ईस्वी में। निसाब में शामिल नज़्म मनाजिर कुदरत के शायर कौन है, यानी कि जो कविता है मनाजिर कुदरत या फिर मनाजिर फितरत, इसके लिखने वाले कौन है, यानी कि शायर कौन है, तो वो है चकबस्त। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चकबस्त का पूरा नाम क्या है, तो पंडित बर्ज नारायण चकबस्त। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसको धीरे से टिक कर दीजिए। अगला सवाल है कि चकबस्त की वफ़ात कब हुई, तो चकबस्त की वफ़ात हुई थी 1926 में। देन ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 185 नंबर कि चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ, तो उनका इंतकाल हो गया था
रायबरेली में। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए में 1915, बी में 1916, सी में 1917 और डी में 1918। तो इसका सही जवाब आप लोग सोचिए क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी 1918 होगा। ठीक है। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद की जो नज्म है इंडिया गेट, वो हम लोग के सिलेबस में है। ठीक है। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम आप लोग को बताना है, पिताजी का नाम। तो उनके पिताजी का नाम है तुलुक चंद महरूम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? एकदम हलवा क्वेश्चन है। इंडिया गेट कौन नहीं जानता है? इंडिया गेट कहाँ है? तो जी हाँ, दिल्ली में है। अगला सवाल है 190 नंबर कि इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? तो इंडिया गेट को किसने बनवाया? आप लोग ये भी जानते हैं, अंग्रेज़ों ने बनवाया है। अगला सवाल है, फटाफट बढ़ते हैं आगे। नज्म इंडिया गेट के शायर कौन है? तो इंडिया गेट इस नज्म के, इस कविता के जो लिखने वाले हैं यानी कि जो शायर हैं वो जगन्नाथ आज़ाद हैं। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल हो गया था 2004 ईस्वी में। निसाब में शामिल नज्म हम नौजवां हैं के शायर कौन है? यानी कि जो कविता है हम नौजवां हैं, इसके शायर का नाम आप लोगों को बताना है और वो शायर है परवेज शाहदी। ठीक है। अगला सवाल है कि परवेज शाहदी की पैदाइश कब हुई? तो परवेज शाहदी की पैदाइश हुई थी 1910 ईस्वी में। परवेज शाहदी के वालिद का नाम क्या है? ऑप्शन ए में सैयद मोहम्मद हुसैन, बी में सैयद मुबारक हुसैन, सी में सैयद अहमद हुसैन और डी में सैयद हुसैन अहमद। तो 195 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सैयद अहमद हुसैन जो है वो परवेज शाहदी के वालिद यानी कि पिताजी का नाम है। 196 नंबर क्वेश्चन कि परवेज शाहदी का असल नाम क्या था, यानी कि रियल नेम आप लोगों को बताना है और रियल नेम है सैयद इकराम हुसैन। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। परवेज शाहदी का इंतकाल कब हुआ? तो परवेज शाहदी का इंतकाल हो गया था 1968 में। परवेज शाहदी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? कि हम लोग के निसाब में परवेज शाहदी की कौन सी नज्म यानी कि कविता शामिल है? तो उनकी जो कविता है ना, बिजली का खंबा नहीं, सॉरी, हम नौजवान हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यही हम लोग के सिलेबस में है, यानी कि हम नौजवान हैं कि शायर कौन है? परवेज शाहदी। ठीक है। 199 नंबर क्वेश्चन है कि परवेज शाहदी की अहलिया का नाम क्या था, यानी कि उनकी वाइफ का नाम आप लोग को बताना है। फजीलतुन्निसा बेगम उनकी वाइफ का नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 200 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 200, तस्लीस हयात की इशाअत कब हुई? तो इसको प्रकाशित किया गया था आज़ादी के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 200 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और मात्र 100 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो फटाफट आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर बीच में ज़रूर कर दीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो। और मात्र 100 क्वेश्चन बचा हुआ है तो लास्ट तक पूरा बने रहें और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करके ही जाएं, क्योंकि अब हम लोग मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब है, अब कंप्लीट ही होने वाला है। 200 आप लोग कर चुके हैं तो अब 100 क्वेश्चन करने में क्या जाता है। आगे बढ़ते हैं। निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन ए में 1965, बी में 1966, सी में 1967 और डी में 1968। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। 202 नंबर क्वेश्चन है कि निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? तो वो कमज़ोर तबके के मसाइल को उभारे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जी हाँ, कमज़ोर तबका इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 203 नंबर क्वेश्चन है कि शामिल निसाब नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो बिजली का खंबा इस नज़म के जो शायर हैं वो है निदा फाजली। अगला क्वेश्चन कि बिजली के खंबा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? तो बिजली का खंबा के अलावा नज़म बहुत आसान थी पहले, ये जो कविता है हम लोग के सिलेबस में है। निदा फाजली को कौन सा अवार्ड मिला था? तो उनको अवार्ड मिला था खुसरू अवार्ड, गालिब अवार्ड और साहित्य सम्मेलन अवार्ड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी की सन में पैदाइश क्या है, यानी कि किस सन में वो पैदा हुए थे? तो वो पैदा हुए थे 1905 में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद यानी कि पिताजी का नाम बताना है। ऑप्शन ए में है मिर्ज़ा जाफरी, बी में है सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सी में सैयद गुलाम जाफरी, डी में है सैयद मोहम्मद रमज़ान अली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद मोहम्मद अली जाफरी। ठीक है। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद में कि लाहौर में कि दिल्ली में कि अलीगढ़ में? तो सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश हुई थी लाहौर में। ठीक है।
अगला सवाल है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के एक मजमुआ का नाम बताइए, यानी कि किताब का नाम बताना है और उनके किताब का नाम है शूख़ तहरीर। दर्ज शुअरा में मज़ाह के शायर कौन है, यानी कि हंसी मजाक के वाले शायर, आप जो कि मज़ाह, ये तंज़ व मज़ाह उसी को कहते हैं जिसमें हंसी मजाक हो, ठीक है। तो उसके शायर कौन है यहाँ पर आपको बताना है। और 210 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिलावर फ़कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम कौन नहीं जानता है, अजदुल्लाह बेग खां है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, धीरे से टिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस रखते थे। तो मिर्ज़ा गालिब जो है ना शायरी में असद तखल्लुस रखते थे, ठीक है। 213 नंबर क्वेश्चन है कि गालिब किस सन में पैदा हुए, यानी कि किस सन में किस साल उनकी पैदाइश हुई। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी, जी हाँ, 1797, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान से वो हिंदुस्तान आए थे, ठीक है। गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1869। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था। तो अब्दुल्लाह बेग था। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम, यानी कि रियल नेम आप लोगों को बताना है और उनका रियल नेम है तसद्दुक़ हुसैन खां, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 218 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा शौक़ की सन पैदाइश क्या है, यानी कि किस सन में मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की पैदाइश हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1783। मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था। तो ख़ानदानी पेशा था तिबाबत का, यानी कि इनके ख़ानदान में जितने भी लोग थे वो डॉक्टर ही थे, एक तरह से आप मेडिकल स्टोर टाइप का यूँ कह सकते हैं कि हकीम टाइप का, तो आप यूँ कह सकते हैं डॉक्टर, डायरेक्ट डॉक्टर ही समझिए। तो मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था, तिबाबत का, यानी कि डॉक्टरी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम बताइए। तो मिर्ज़ा शौक़ की लखनवी की मसनवी का नाम है फ़रेब इश्क, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 221 नंबर क्वेश्चन है कि नसीम का पूरा नाम क्या था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दया शंकर नसीम, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नसीम कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में कि दक्कन में, लखनऊ में कि पटना में। तो लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 223 नंबर प्रश्न कि नसीम की मसनवी का नाम क्या है। उनकी मसनवी का नाम बताना है। तो गुलजार नसीम, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, गुलजार नसीम, ठीक है। अगला सवाल है कि नसीम का इंतकाल कब हुआ। तो नसीम, दयाशंकर नसीम का इंतकाल हो गया था 1845 ईस्वी में, ठीक है। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे। तो शायरी में नसीम जो थे वो आतिश के शागिर्द, यानी कि स्टूडेंट थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नसीम के वालिद का नाम क्या था, यानी कि पिताजी का नाम आप लोगों को बताना है। तो उनके पिताजी का नाम था गंगा प्रसाद कोल, ठीक है। परी का नाम क्या रहता है, यानी कि जो परी का जिक्र है मसनवी में, उस परी का नाम आप लोगों को बताना है और उस परी का नाम रहता है बकौली नाम की परी रहती है, ठीक है। नसीम की पैदाइश कब हुई थी। तो उनकी पैदाइश हुई थी 1811 ईस्वी में। मसफ़ी का पूरा नाम क्या था। तो उनका पूरा नाम था, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी, नाम से ही क्लियर है, ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी, इनका पूरा नाम डायरेक्ट याद रहता है। मसफ़ी की पैदाइश कब हुई। तो उनकी पैदाइश हो गई थी 1748 ईस्वी में, ठीक है। मसफ़ी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान क्या है, यानी कि मसफ़ी का जो मसनवी है वो जो हम लोग के सिलेबस में है उसका नाम आप लोगों को बताना है, यानी कि टाइटल बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आगाज़ दास्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उर्दू की पहली मसनवी कौन है। उर्दू की पहली मसनवी का नाम है कदमराव पदमराव, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसफ़ी की वफ़ात कब हुई। तो ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी की वफ़ात, यानी कि इनका इंतकाल हो गया था 1824 ईस्वी में। मसफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश हुई थी अमरोहा में, ऑप्शन नंबर सी। मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1869 में, ठीक है। मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। अब यहाँ पर आप लोग को बताना है कहाँ हुई। ऑप्शन ए में बख्तियारपुर बी में, ताजपुर सी में, पटना सिटी डी में, बाढ़। तो मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश हुई थी ताजपुर में, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में फ़िदा हुसैन, बी में है मोहम्मद हुसैन वामक, सी में है फ़िदा हुसैन वामक और डी में है मजहर हुसैन। तो उनके वालिद यानी कि पिताजी का नाम था फ़िदा हुसैन वामक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 238 नंबर क्वेश्चन है कि फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे। तो फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद थे अब्दुल हमीद परेशान। और उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे। तो उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद थे दाग दहलवी। ठीक है, मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल हो गया था 1958 में। मुबारक अजीम आबादी के किसी एक शेरी मजमू यानी कि शेर और शायरी की एक किताब का नाम आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में है चार चेहरे, बी में है लाओ, सी में है बेजड़ के पौधे और डी में है जलवाए दाग। तो मुबारक अजीम आबादी के शेर और शायरी का किताब का नाम है जलवाए दाग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 242 नंबर कि हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया। तो वो 100 रुपया वजीफ़ा मुकर्रर करते हैं उनकी अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए। अहमद फ़राज़ की पैदाइश कब हुई। तो उनकी पैदाइश हो गई थी 1933 ईस्वी में। अहमद फ़राज़ की पैदाइश कहाँ हुई। तो कहाँ हुई, ये तो बहुत आसान है, पेशावर में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फ़राज़ बिहार के किस शहर में आए थे। तो अपनी मौत से कुछ महीने पहले अहमद फ़राज़ जो है ना बिहार के, आप यूँ कह सकते हैं, दरभंगा में आए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं। उस गज़ल को गैर मुरद्दफ़ कहा जाता है। 247 नंबर क्वेश्चन कि दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वली दक्कनी। वली दक्कनी के ज़रिए ही जो है ना उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची थी। ठीक है, अहमद फ़राज़ किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। तो क्योंकि ये पेशावर में इनकी पैदाइश हुई थी और पेशावर यूनिवर्सिटी में ही ये लेक्चरर हुए थे। तो 248 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि अहमद फ़राज़ का इंतकाल कब हुआ। तो इनका इंतकाल हो गया था 2009 ईस्वी में। अहमद फ़राज़ किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए। ऑप्शन ए में है पेशावर यूनिवर्सिटी, बी में है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी में है पंजाब यूनिवर्सिटी और डी में है नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान। तो क्योंकि इनकी पैदाइश पेशावर में हुई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी टिक कर देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान। ठीक है, 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और मात्र 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए फटाफट कंप्लीट कीजिए। 251 नंबर क्वेश्चन है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है और आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। ठीक है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में मक्ता दिख रहा है, इसको धीरे से टिक कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मतला हो गया, इसका मक्ता हो गया। 253 नंबर क्वेश्चन है कि हसन नईम की पैदाइश कब हुई। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1924 ईस्वी में। 254 नंबर क्वेश्चन है कि हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश हुई थी पटना में। ठीक है, अगला सवाल है कि हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। तो वो गालिब इंस्टीट्यूट, इसी इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। ठीक है, हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे। तो शोबा, ऑप्शन ए में वजारत दिफाग, बी में वजारत दाखिला, सी में वजारत खारजा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वजारत खारजा में वो मुलाजमत यानी कि नौकरी करते थे। हसन नईम का इंतकाल कब हुआ। तो उनका इंतकाल हो गया था 1991 में। 258 नंबर क्वेश्चन है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई। तो उनकी पैदाइश हुई थी कराची में। ठीक है, अगला सवाल है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई। तो उनकी पैदाइश हुई थी 1952 ईस्वी में। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था, यानी कि उनके पिताजी का नाम बताना है। ऑप्शन ए में काशिफ हुसैन, बी में तारिक हुसैन, सी में साकिब हुसैन और डी में खालिद हुसैन। और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साकिब हुसैन। परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए। तो उनके वालिद हिजरत करके पाकिस्तान गए थे, यानी कि माइग्रेशन करके। परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तहान किस स्कूल से पास किया, ये आप लोग को बताना है। तो वो रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास की थी। परवीन शाकिर की शादी किससे हुई। तो याद रखिएगा, डॉक्टर नसीर अली से उनकी शादी हुई थी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ। तो उनका इंतकाल हो गया था 1994 ईस्वी में। इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए। तो उनकी पैदाइश हुई थी
1939 ईस्वी में बदायूं में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 266 नंबर क्वेश्चन है कि परवीन शाकिर का पहला मजमुआ का नाम क्या है, यानी कि पहले किताब का नाम आप लोगों को बताना है और वो किताब का नाम है खुशबू। ठीक है, अगला सवाल देखिए 267 नंबर क्वेश्चन कि इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था, तो शेख सिद्दीकी खानदान से था। ऑप्शन नंबर ए में तो दिख ही रहा है, धीरे से टिक कीजिए। अगला सवाल है कि इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया, तो वो पास किए रहते हैं मैट्रिक का इम्तहान 1953 में। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी अपने ऐद के सर सैयद समझे जाते थे, वो इरफान सिद्दीकी के कौन थे, तो वो दादा थे। इरफान सिद्दीकी मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दिल्ली से हासिल किए थे। अगला सवाल है कि मालविका अग्निमित्रम किसका संस्कृत ड्रामा है, तो कालिदास का ये संस्कृत ड्रामा है। ऑप्शन नंबर बी में है कालिदास। अगला सवाल है कि इरफान सिद्दीकी की मौत किस वजह से हुई थी, तो उनकी मौत जो हुई थी इरफान सिद्दीकी की वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई थी, उनके दिमाग में ट्यूमर बन गया था। जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई, तो इनकी पैदाइश हुई थी 1935 ईस्वी में। जफ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम बताइए। तो जफ़र गोरखपुरी ने किताब बच्चों के लिए भी लिखा था और उस किताब का नाम था सच्चाइयाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका सही जवाब। 275 नंबर क्वेश्चन है कि दोहे में कितने मिसरे होते हैं, तो 2 से दोहा 2 से 2, यानी कि दोहे में 2 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू दोहे किस शायरी के तौर से उर्दू में आई, तो हिंदी शायरी के तौर से वो उर्दू में आई है, तो 276 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंदी। हिंदी से ही तो दोहा उर्दू में आया है। सलाम मछली शहरी किस सिंफ शायरी के शायर हैं, तो सलाम मछली शहरी जो है ना वो नज़्म के शायर हैं। ठीक है, यानी कि नज़्म सिंफ के शायर हैं। जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबे से होकर गुजरती है, ये तो बहुत आसान सवाल है। जमुना नदी जो है आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, तो 278 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई, ये तो कौन नहीं जानता है। ताजमहल किसने बनवाया है, तो ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया है। ठीक है, आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ दर्ज झैल में कौन है, यानी कि आकाश का एक समान अर्थ रखने वाला लफ्ज़ वो है आसमान। आकाश बोलिए आसमान बोलिए, बात एक ही है। असारिल सनादीद किसकी तसनीफ़ है, तो ये असारिल सनादीद जो है ना ये सर सैयद अहमद ख़ां की तसनीफ़ है। 282 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है, तो घटते जा रहा है, घट रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिखा हुआ है घट रहा है, तो इसको धीरे से टिक कर दीजिए। अगला सवाल है कि लुत्फ़ुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ में दिलचस्पी थी, तो उर्दू तदरीस के अलावा वो सियासत यानी कि पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते थे। ठीक है, फ़याज़ रिफ़त का ताल्लुक़ किस शूबे से था, फ़याज़ रिफ़त का ताल्लुक़ किस शोबे से था, यानी कि किस डिपार्टमेंट से, आप यूँ कह सकते हैं कि। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो जो है ना इससे ताल्लुक़ रखते थे फ़याज़ रिफ़त। हालांकि राजेंद्र सिंह बेदी का भी ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से था। मर्द तनफ़ुस से किसकी मौत हुई, 285 नंबर क्वेश्चन है और सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परवेज़ शाहदी। नज़्म खड़ा डिनर के शायर कौन है, तो ये जो कविता है खड़ा डिनर इसके राइटर यानी कि जो लिखने वाले यानी कि जो शायर हैं वो है सैयद मोहम्मद जाफ़री। ठीक है, अगला सवाल है कि रजज़ किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है, तो ये याद रखिएगा रजज़ जो है ना वो मरसिया सिन्फ शायरी का हिस्सा है। ठीक है, तो 287 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि जिस नज़्म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे कहते हैं हम लोग मरसिया। ठीक है, अगला सवाल मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़करा हुआ है, तो सौदागर की लड़की का तज़करा हुआ है। 289 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बकावली किस मसनवी की किरदार है, तो याद रखना है बकावली जो कि परी रहती है वो गुलजार नसीम मसनवी की किरदार है। 290 हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और मात्र 10 बचा हुआ है। चलिए आप लोग बने रहिए और पूरा कंप्लीट कीजिए। शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है, हम लोग के सिलेबस में जो दोहा दिया गया है उसके राइटर यानी कि लिखने वाले कौन है, शायर कौन है, तो वो है ज़फ़र गोरखपुरी। अगला सवाल है कि दाना व दाम किसका अफसानवी मजमुआ है, यानी कि किसका कहानी का किताब है, तो ये है राजेंद्र सिंह बेदी का। ठीक है, 293 नंबर क्वेश्चन कि बेदी के एक नावल का नाम बताइए, तो राजेंद्र सिंह बेदी के एक नावल का नाम है एक चादर मैली सी। नज़्म मनाज़िर कुदरत में कहाँ का मंजर पेश किया गया है, तो देहरादून का मंजर पेश किया गया है,
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ? तो उनका इंतकाल हो गया था फालिज मारने की वजह से। आगे बढ़ते हैं, परवेज शादी की जाए पैदाइश क्या है? तो जाए पैदाइश यानी कि जिस जगह पैदा हुई उस जगह का नाम आप लोग को बताना है, और वो है लोधी कटरा। ठीक है। शौक लखनवी शायरी की इब्तिदा किससे किए थे? तो वो शायरी की शुरुआत किए थे गज़ल से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन मशहूर शायर मसफ़ी के शागिर्द थे? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आतिश जो थे वो मसफ़ी के शागिर्द यानी कि स्टूडेंट थे। अहमद फ़राज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो अहमद फ़राज का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और लास्ट क्वेश्चन है 300 नंबर प्रश्न कि परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गज़ल गो के तौर पर परवीन शाकिर वो मशहूर हैं। अब चलिए ज़रा हम लोग उर्दू ग्रामर के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है कि कौन सा जुमला सही है? तो इसका सही जवाब बताइए। महमूद ने पतंग फाड़ डाला, बी में है महमूद ने पतंग फाड़ डाली, सी में है महमूद पतंग फाड़ डाला, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जुमला, सही करेक्ट सेंटेंस आप लोग को बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद ने पतंग फाड़ डाली, ये है सही सेंटेंस। दूसरा सवाल है, इसमें भी आप लोग को सही जुमला बताना है। राशिद यहाँ से चली गई, राशिद यहाँ से चला गए, राशिद यहाँ से चला गया, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राशिद यहाँ से चला गया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल है कि इस्म नकरा की कितनी किस्में हैं? तो इस्म नकरा की टोटल आप यूँ कह सकते हैं कि 5 किस्में हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मंदरजा झैल में इस्म नकरा कौन है? तो नदी जो है ना ये इस्म नकरा है, क्योंकि कॉमन नाम को हम लोग इस्म नकरा कहते हैं। पटना एक ख़ास नाम ले लिया गया है, जमुना भी ख़ास नाम ले लिया गया है, और महल में भी एक ख़ास नाम ताजमहल ले लिया गया है। नदी एक कॉमन नाम है जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी कि सभी तरह की नदियाँ आ जा रही हैं, इसी वजह से नदी क्या है? इस्म नकरा है। इस्म मारफा की कितनी किस्में होती हैं? आप लोग जानते हैं टोटल 7 किस्में होती है इस्म मारफा की। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इब्नुल वक्त है। इब्नुल वक्त क्या है? मैं आप लोग को ऑलरेडी बताई हूँ कि जिस नाम के आगे इब्न लगा हो, लगा हो, अबू लगा हो, या फिर बिन्त लगा हो, उस तरह के नाम को क्या कह देना है? उस तरह के नाम को कुन्नियत कहना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुन्नियत होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लगा है? इब्न लगा है। इब्नुल वक्त क्या है? एक कुन्नियत है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें मुश्तक की कितनी किस्में हैं? तो इस मुश्तक की टोटल 5 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मुंदरजा झैल में से मोनस की पहचान कीजिए। मोनस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ की पहचान करना है, और वो है टोपी। टोपी क्या है? एक मोनस लफ्ज़ है। आगे बढ़ते हैं, शाबाश तुम अच्छे लड़के, उस जुमले में शाबाश क्या है? तो ये एक हर्फ तहसीन है। फ़ेल माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है फ़ेल माजी शर्तिया। फ़ेल लाजिम मुतादी और नाकिसिया तीनों किस्में किस लिहाज से हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मानी के लिहाज से। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? तो ज़मीर की टोटल 5 किस्में हैं। फ़ेल माजी डैश डैश की किस्में हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 6 किस्में हैं। मुंदरजा झैल में हर्फ फजाहिया की पहचान करें। तो हर्फ फजाहिया जो है वो है उफ। ऑप्शन नंबर सी। तेज़ हवा चल रही है, इसमें तेज़ क्या है? तो तेज़, क्योंकि हवा के बारे में बताया जा रहा है कि हवा कैसी चल रही है, तो तेज़ चल रही है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिफत है तेज़, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है हवा की। ज़माने कितने हैं? तो आप लोग जानते हैं ज़माने टोटल 3 हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। कुल सेगे कितने हैं? तो सेगों की संख्या जो है वो 6 है। ठीक है। शेर के लुग़वी मानी क्या होता है? तो शेर का लुग़वी मतलब होता है दरियाफ्त करना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। माशाअल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, इसमें माशाअल्लाह क्या है? तो माशाअल्लाह एक हुरूफ़ तहसीन है। सुबहान अल्लाह क्या बात है, इसमें सुबहान अल्लाह क्या है? तो ऑब्वियसली बात है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हुरूफ़ फजाइया होगा। खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ़ और लक़ब में कौन से इस्म की ये किस्में हैं? तो ये जो खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ़ और लक़ब हैं, ये सभी जो है ना पाँचों की पाँचों किस्म हैं किसके? तो इस्म मारफ़ा की। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस्म उसने ही तो कहा था, उस जुमले में हुरूफ़ की कौन सी किस्म है? तो उसने ही तो कहा था, इसमें क्या है? इसमें हुरूफ़ की जो किस्म है वो है हुरूफ़ तख़सीस।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वह इसम जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे उसे क्या कहा जाता है? तो हम लोग उसे कहते हैं इसमें ज़र्फ मकां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अस्पताल क्या है? तो अस्पताल इसमें ज़र्फ है, क्योंकि जगह या फिर वक्त के नाम को इसमें ज़र्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मानी के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो मानी के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। माशाअल्लाह उसने क्या सूरत पाई? इस जुमले में माशाअल्लाह क्या है? तो इस जुमले में माशाअल्लाह हुरूफ़ फ़जाहिया है। फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को कहते हैं जिसका असर डैश डैश तक महदूद रहे, यानी कि फ़ाइल तक महदूद रहे। 27 का ऑप्शन नंबर बी। कौन सी अलामत लंबा करके पढ़ी जाती है? तो जो अलामत मद लगता है, इस मद की वजह से ही हम किसी भी हर्फ को लंबा करके यानी कि खींच के पढ़ते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी। जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार पढ़ी जाती है तो उस पर कौन सी अलामत लगती है? तो उस पर तशदीद लगता है, आप लोग जानते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर सी। जज़म का दूसरा नाम आप लोग को बताना है। तो जज़म का दूसरा नाम होता है सुकून। जज़म बोलिए, सुकून बोलिए, बात एक ही है। ज़रा आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि साबक़ह की मिसाल है, यानी कि यहाँ पर आप लोग को साबक़ा का एग्जाम्पल बताना है कि साबक़ा की मिसाल क्या है। ऑप्शन ए में है रूह अफ़ज़ा, बी में है फ़ायदेमंद, सी में है जहांगीर और डी में है ला इल्म। तो साबक़ा जो शुरू में जुड़ जाए तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इल्म के आगे क्या जुड़ा है? ला जुड़ा हुआ है, इसी वजह इसको क्या कहेंगे? साबक़ा कहेंगे। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का मतलब क्या है? तो आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, अगला सवाल है कि जहाँ जुमला ख़त्म होता है उस वहाँ पर हम लोग कौन सी इलामत लगाते हैं? तो ये वाला इलामत लगाते हैं, यानी कि ख़ात्मा वाला इलामत लगाते हैं। जुमला की कितनी किस्में हैं? यहाँ पर जुमला की किस्मों के बारे में आप लोगों को बताना है कि जुमला की कितनी किस्में हैं। तो सेंटेंस की याद रखिएगा, जुमला की टोटल 4 किस्में हैं। 34 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ज़बर का दूसरा नाम क्या है? तो ज़बर का दूसरा नाम है फ़तह। ज़बर बोलिए, फ़तह बोलिए, बात एक ही है। और जिस हर्फ के ऊपर ज़बर लगता है उसे हम लोग मफ्तूह कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म लगा हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? उस हर्फ को मजज़ूम कहा जाता है। मंदरजा झैल में से मुज़क्कर की निशानदही कीजिए, यानी कि पुलिंग लफ्ज़ को पहचानना है। और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बचपन इज़ द करेक्ट आंसर। यही क्या है? एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। मंदरजा झैल में से जमा लफ्ज़ की निशानदही कीजिए, यानी कि जमा लफ्ज़ के बारे में आपको बताना है कि जमा लफ्ज़ कौन सा है। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्ताफ़ क्या है? ये एक जमा लफ्ज़ है, यानी कि प्लूरल वर्ड है, बहुवचन लफ्ज़ है। का, की, के यह इलामतें हैं। तो ये जो इलामतें हैं ये मुरक्कब इजाफ़ी की हैं। टोटल इजाफ़त जो होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। ठीक है, तो का, के, की जो इलामतें हैं ये मुरक्कब इजाफ़ी के हैं। जुमला को बलिहाज सूरत कितनी किस्में हैं, यानी कि जुमला की सूरत के लिहाज से कितनी किस्में हैं? तो इसका सही जवाब होगा 40 का ऑप्शन नंबर सी। जुमला की बलिहाज सूरत 2 किस्में हैं। सो फाइनली यहाँ पर हो जाता है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए उर्दू का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें उर्दू बुक से हम लोग 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए और ग्रामर से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 340 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को कंप्लीट करा दी। आई होप आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा और आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किए होंगे। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा कि आप लोगों के हिसाब आप लोग अपने हिसाब से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाए हैं। और मुझे पता है कि आज के इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को कराई हूँ आप लोग कंप्लीट वीडियो देखे होंगे। और जाइए आप लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि जो भी आप लोग के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे इसी वीडियो से रहेंगे। ठीक है, तो एकदम टेंशन फ्री होकर जाना है और आप लोग को एग्जाम देकर आना है और हंसते खेलते हुए बाहर निकलना है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग को आज की इस वीडियो में जो कुछ भी समझाई हूँ समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।